हेलो एवरीवन, दिस विशाखा मिस फ्रॉम विशाखा क्लासेस। और ये आज का लेक्चर में लेके आई हूँ एमकॉम पार्ट 1 का, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग। कल हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स के हमने लेसन्स देखी थी। टोटली हमने वहाँ पे 11 लेसन देखे थे और आज हम कॉस्टिंग अकाउंटिंग के टोटली 15 लेसन्स देखने वाले हैं। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दो, क्योंकि आप जब भी आप बेल आइकन को क्लिक करोगे तो हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंस भी बताने वाली हूँ। साथ में मेरे हैंड रिटन नोट्स वो भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। कल के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो नोट्स थे वो भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, कल या परसों तक आपको मिल जाएंगे। सेम कॉस्ट अकाउंटिंग के भी आपको मिल जाएंगे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए। और ये कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये मैं आपको आज के वीडियो के एंड में या मिडल ऑफ द वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को जरूर कंटिन्यू रखिए, पूरा देखिए। बीच में कहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जरूर। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो एमकॉम के हो या एफवाई के हो या एसवाई के हो या टीवाई के हो, कोई भी सेक्शन को जरूर ये वीडियो उनको सेंड कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं अलग अलग सेक्शंस के हर एक स्टैंडर्ड्स के मैं नोट्स सब लेके आ रही हूँ। लेक्चर्स भी ज़रूरी हैं, खाली आप एमसीक्यू सुनोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। उसके साथ आपको लेक्चर्स भी समझना ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट में या इस लेसन में क्या है क्या नहीं है। वो एमसीक्यू आपके लिए काम आ जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर आपको यही टॉपिक अगर पूछा जाए तो फिर कैसे सीखोगे? तो वापस तो नहीं आप बुक खोल के वापस पढ़ने वाले हो, नहीं ना। तो ये एमसीक्यू सिर्फ आप एग्जाम के लिए, और ये एमसीक्यू क्या मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना जरूर। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे जितने भी अभी हम लेसन सीखने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे। प्रैक्टिकल सम्स में आपको नॉर्मली बेसिकली जो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाए तो वो वाले मैं सम यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग कॉस्टिंग होता क्या है? जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनी देखी होगी या सुना ही होगा, खासकर समझो भी मैं ले लेती हूँ शुगर कैन ले लेती हूँ, जहाँ पे हमें बनाना है शुगर। बनाना क्या हमें? शुगर। अब जहाँ पे शुगर कैन लगने वाले हैं, जहाँ पे खेतों में लगने वाले हैं, उनके लिए वो क्या होगा? फिनिश गुड। उनके लिए वो क्या होगा? फिनिश गुड। वहीं जब पे शुगर बनने वाला है तो उन लोग क्या सप्लाई इनपुट करेंगे वहाँ पे? उन लोग शुगर कैन। तो वो शुगर कैन उनके लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। इतना आपके लिए क्लियर है? मतलब इसमें यही होता है कि किसी के लिए वो फिनिश गुड हो सकता है या किसी के लिए वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस, ऐसे करते एक टाइम पे क्या हो जाएगा? हमारा वो प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। चलो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे अभी कपड़े। कपड़े के लिए क्या, जहाँ पे हम कपड़े बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? धागा बनाना पड़ता है। धागा बन के आएगा, जैसे धागा बन के निकल रहा है उनके लिए वो फिनिश गिड हो गया। जहाँ पे वो धागा जाएगा, धागे से पहले हमें कपड़े बनाना पड़ेगा, कपड़े का एक बड़ा सा पीस बनाना पड़ेगा। तो कपड़े का पीस बनाएंगे तो वो जब जाके बनेगा तो वो फिनिश गुड होगा, लेकिन वही धागा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। अब ये कपड़ा कहाँ जाएगा? जहाँ पे कपड़े बनते हो, मतलब जहाँ पे सिलाई बुनाई होती हो, तो उनके लिए कपड़े का पीस क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। और वही जहाँ पे रेडी होके निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड। ठीक है, यही सब इसमें दिया गया है। अब इसका ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और ये प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हम चले जाते हैं डायरेक्टली हमारे कॉस्टिंग प्रोसेस के लिए, जहाँ पे कुछ डेबिट साइड क्या आना चाहिए, क्रेडिट साइड क्या आना चाहिए, वो तो हम सम में जाके डायरेक्ट दिखेंगे, क्यों इतना ऊपर मेहनत करें। चलो, प्रोसेस अगर फर्स्ट हुआ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, जो भी डायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट में ला रहे हो और उसकी अमाउंट, द डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, द प्रोडक्ट ओवरहेड या प्रोडक्ट रेस्टिफिकेशंस, नॉर्मल डिफेंस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
और बाय नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल लॉसेस बाय प्रोसेसिंग सेकेंड अकाउंट, मतलब यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद जो भी अमाउंट जाएगा वो हम किस में डालेंगे, हम सेकेंड में, मतलब सेकेंड प्रोसेसिंग अकाउंट में। वो क्या हो जाता है हमारा आउटपुट ट्रांसफॉर्म, मतलब जिससे हमारा बोल सकते हो बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए जो स्टॉक निकलता है वो हम डालते हैं बाय प्रोसेस अकाउंट सेकेंड। लास्ट हो जाता है इसका जो प्रोसेस अकाउंट का फर्स्ट का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइड बराबर हमारा आना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेस लॉस को दो तरह में बांटा गया है, नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होते हैं जो हमें मालूम रहता है, जिसे यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ यूनिट नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू इनपुट इनटू एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। हमने पहले से ही हमारा अज्यूम कर दिया कि अगर हमारा गुड्स में से कुछ ना कुछ परसेंटेज में इतना परसेंट का लॉस होगा, फॉर्म जो मैंने समझा, चलो ठीक है 5% का लॉस हो सकता है, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल लॉस। तो जितने भी इनपुट बचे होंगे उसमें 5% निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल लॉस का वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट इंक्रीज माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब भंगार, स्क्रैप मतलब भंगार, ये वर्ड ध्यान रखना, स्क्रैप का मतलब होता है भंगार, जो हम भंगार में जाके डाल के आते हैं ना, बेचते हैं, जिसमें से जो सामान हम लाते हैं 200 में लेकिन जब भंगार में बेचते तो 10 रुपये में मिलता है ना, उसी को बुलाते हैं यहाँ पे स्क्रैप। यहाँ पे भंगार नहीं लिख सकते ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, स्क्रैप लिख दिया। अब डिवाइड कैसे करेंगे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, जितना भी इनपुट हुआ रहेगा उसमें से, मतलब इनपुट समझो मैंने 100 यूनिट्स इनपुट किया है, लॉस मेरा हो गया 10 का, 100 में से 10 किया तो क्या बचा 95। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस क्या हो गया, जो लॉस मुझे मालूम नहीं हो वो लॉस होना, जैसे गाड़ी जा रही, रिसेंटली कल की बात ले लो, चलो कल नहीं अपना 2 दिन पहले की बात ले लो, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपने न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें वो सडनली उसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो पाइप होता है वो टूट गया, फट गया, जो भी है, लेकिन हुआ क्या, उनको मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं, पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे गैस सिलेंडर फट जाता है या लूज हो जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, उसमें कितना टन ऑफ लॉस हुआ है। ये सडनली लॉस हो जाना उसको बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस होना, इसी को बोला जाता है। वो ना केयरलेसनेस था कि वहाँ पे कोई कंपनी जो भी था वो अपने इतना डिटेल हमें नहीं मालूम क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हमारा ये एग्जाम्पल के लिए आज काम आ गया, ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस कैसे फाइंड किया जाता है, एक यहाँ पे रह गया एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस जितना भी हुआ रहेगा उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर लो, अब नॉर्मल लॉसेस हमें मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला कैसे मालूम पड़ेगा हमें, टोटल कॉस्ट इंक्रीज माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट इनटू यूनिट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। अगर मैं ध्यान से अगर देखो मैं दोनों फॉर्मूला साथ में लाने की कोशिश करती, ये और ये फॉर्मूला आपको सेम नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है, खाली फ़र्क क्या है, यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू है, यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू है, बस क्या फ़र्क पड़ा, मल्टीप्लाई बाय अब नॉर्मल लॉस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, वो यहाँ से मिलेगी हमें वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री कैसे होती है, टू प्रोसेस अकाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट एंड बाय कॉस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब कभी भी अचानक सडनली है ना, क्या बोलते हैं, गेन भी होता है ना, फ़ायदा भी होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि लॉसेस ही हो रहा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो एक्चुअल लॉस हमने सोचा है कि चलो 100 यूनिट में से कुछ 20 यूनिट ख़राब हो जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है नहीं हुआ, 20 यूनिट का लॉसेस नहीं हुआ, सोचा तो था ना, उस पर कुछ हमने इसका क्या बोलते हैं अपना प्रॉफिट लिया, कुछ निकाला नहीं, लेकिन उसमें से 20 यूनिट में से सिर्फ 5 यूनिट हमारे लॉस हो गए, 15 यूनिट हमारी बच गई, तो ये जो 15 यूनिट बच गई है तो वो हमारी क्या हो गई, अब नॉर्मल गेन, सडनली कुछ गेन होना। बस इसका क्या है, अब नॉर्मल लॉसेस का इधर आता है क्रेडिट साइड में और अब नॉर्मल गेन में यह साइड आएगा, लेकिन टू नॉर्मल लॉसेस लिख के आते हैं। यहाँ पे भी सम्स दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है कि इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स एट अ रुपीज ऑफ 20 पर यूनिट्स, बाद में डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्ट ओवरहेड्स
एक्चुअल आउटपुट ट्रांसजेक्शन इनटू प्रोसेस सेकेंड 900 यूनिट, नॉर्मल लॉसेस 5%, वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 8%, मतलब हर यूनिट का 8। देखो टू रॉ मटेरियल लिखा 20%, 20 रुपीज़ पर यूनिट का, 1000 यूनिट से 1000 टू 20 करेंगे 20,000 आ जाएगा यहाँ पे। बाद में तो डायरेक्ट वेजेस मटेरियल डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट वेजेस भी यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख दोगे। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओवरहेड जो द प्रोडक्ट ओवरहेड था 6000 वो भी यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस कितना दिया है 5%। तो ये तुम्हारा जो 1000 है ना यूनिट, इससे 5% निकालोगे कितना आएगा, देखो कितना आया 50। ठीक है, हर एक यूनिट का कुछ ना कुछ प्राइस था। कितना प्राइस था हर एक यूनिट का 20 रुपये। तो 20 इंटू 50 करेंगे कितना आया 400। 20 इंटू 50 करने में कितना आया 400। अब नॉर्मल लॉसेस अकाउंट कितना हो जाएगा, जितना भी नॉर्मल लॉस का यूनिट होगा ना वही तुम यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। अब बाय प्रोसेसिंग अकाउंट कैसे करोगे, यहाँ पे यूनिट चेक करोगे, 1000 है, 1000 में से यहाँ पे 50 और 50 100 गए, तो 1000 में से 100 गए तो कितना बचा 900 यूनिट। और अच्छा आइडिया दूँ, दिखाती हूँ मैं तुम्हें इसको ना। एक सेकेंड, मैंने कुछ तो रॉन्ग किया है। हाँ मिला मेरे को थोड़ा, एक सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। ये 1000 यूनिट लिखा, ये अब नॉर्मल लॉस 5% ऑन द 1000 रुपीज़ ये लिख दोगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। बाद में लिखोगे द प्रोसेसिंग अकाउंट 2 दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने भूल गई देखा ही नहीं मैंने। कितना दिया है 900 यूनिट। 900 यूनिट यहाँ पे लिखा। कभी भी हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये साइड 1000 है, अब ये 900 और 50 कितना होता है 950। 1000 में से 950 गए तो कितना बचता है 50। तो बाय अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा 50। अगर ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम हुआ तो अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। ये है ना हमारा, ये अब नॉर्मल लॉसेस, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, बोलते हो ना ब्रॉड डाउन, वो ये हमारा है। सेम इधर का टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। और कुछ नहीं लिखने का, यहाँ पे टैली ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हम कुछ लिखते नहीं है, लिखना चाहिए था, उन्होंने लिखा नहीं है। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था। ये देखा, अब नॉर्मल लॉसेस अकाउंट में क्या आएगा, जब प्रोसेस अकाउंट 1 था, बैंक में यहाँ पे कितना 50 रुपये डालेंगे ना लॉसेस, तो क्या बैंक अकाउंट से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा अब नॉर्मल लॉसेस अकाउंट। ये देखिए, टोटल कॉस्ट इंक्रीज 36200, टोटल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ये रहा। कितने का लॉस हुआ 400 रुपये का नुकसान है ना, वो किया। कितने की यूनिट थी 1000, कितने का लॉस हुआ अपना नॉर्मल लॉस पे 50। अब नॉर्मल यूनिट कितने थे 50, इसको कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये सम करने के लिए एग्जाम में आ सकते, लेकिन इतने बड़े सम्स तो भी आएंगे नहीं, खाली छोटे मोटे सम्स आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में भी। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब इंटर प्रोसेसिंग प्रॉफिट भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या होलसेलर मार्केट से हमें कुछ प्लस माइनस गेन करने में कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ट्रांसफॉर्म प्राइस अपॉन ट्रांसफर प्राइस। जैसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जब जाती है तो प्राइस में चेंजेस आता है ना, बस वही है। सेम जो चीज़ें यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड वही प्लस माइनस करके वैसे ही हमें प्रोसीजर फॉरवर्ड करना है। इसका लिखने का तरीका कैसा होता है वो मैंने खुद के नोट्स जो लिखे हुए हैं ना वो मैं आपको दे दूँगी, तो उसका भी एक वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो वो आपको मिल जाएंगे। अब आ गया वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम चल रहा है, अभी भी काम में ख़त्म नहीं हुआ, काम बन, जो भी सामान हम बना रहे हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको हम 100% काम कंप्लीट नहीं बोल सकते। कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट। जितना एक्चुअल यूनिट हम जितना भी हम काम कर रहे थे उसको वर्क हमारा जितना कंप्लीट हो गया उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे क्या क्या बनाना है ये तो हमें, चलो ये स्टेप्स ध्यान अच्छे से याद कर लो, ये एग्जाम में आ सकते हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 क्या है। बस एक आता है फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले जाएगा,
ये वाला मेथड है, ये हमने मेथड है ना कुछ SY BCom में या हाँ FY या SY में किया था। जो पहले आएगा वो उसको पहले हम निकालेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। वैसे यूनिट ऑफ ओपनिंग WIP मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क नीड ऑफ फिनिश द गुड, सेम फॉर्मूला है। एवरेज कॉस्ट मेथड नॉर्मली सबको टोटल करो, डिवाइड बाय सम कर लो। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड का कैसे हो गया कि किसी को नंबर दे दो 1 2 3 4, उसको टोटलिंग करने के बाद लिफो लास्ट इन फर्स्ट आओ, जो पहले आया था बात लास्ट इन फर्स्ट आओ, जो बाद में आया रहेगा लेकिन वो पहले जाएगा। वैसे ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, तो मैं आपको वो भी क्या बोलते PDF मैंने बना दिया है, रेडी है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो वो आप चेक कर सकते हो उसमें कि इसको कैसे मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगी उसमें मैं आपको। आगे यहाँ पे सभी सम्स ही दिख रहे मेरे को, अभी लगता है कि हाँ ये सब सभी सम्स है। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको यहाँ पे नीचे दिए गए। अगर कोई लेसन्स के अगर आपको आंसर्स ना मिले तो मुझे आप व्हाट्सअप क्या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे भी मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। चलिए अब डायरेक्टली हम चले जाते हैं नेक्स्ट लेसन। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे अब आ गए हम। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है क्या है वो जानना जरूरी है। ये कभी भी ऑपरेटिंग मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना मतलब जैसे हमारे पावर हाउस हो गया, केटरिंग सर्विसेज हो गई, तो ये क्या हो रहा है फैक्ट्रीज के बाहर भी काम करने वाले ऑपरेटिव कॉस्टिंग के लिए ऑपरेटिव काम करने वाले, समझो अपने एक तरह का सर्विस सेक्टर, बस उन्हीं को बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे यहाँ पे दिया है देखो, public unit service like transport, water supply, electricity supply, hospital are the best example of the service costing। ये हमारे मेन, इसमें हम देखते ना पर जैसे होटल में हम मालूम करते ना, लोग चेक करते हैं कि पर पर्सन पर बेड के हिसाब से कितना खर्चा लगेगा। वैसे यहाँ पे पर हॉस्पिटल के हिसाब से हम देखते हैं पर बेड में कितना खर्चा लगेगा, वहाँ पे बेड वाइज जो चार्जेस लेते हैं ना, बस उसी के ऊपर देखा जाता है। अब कॉस्ट यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। एंटरप्राइज हो गया तो कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किलोमीटर के हिसाब से। जैसे हमारे ऑटो में यहाँ पे तो क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे नाला सफर, वैसे विहार में तो मीट अपना शेयरिंग पे चलता है। बाकी आप चले जाओ बोरीवली, मलाड, भाईंदर क्या, हाँ भाईंदर भी ले लो, चर्च गेट ले लो, तो इन लोग क्या लेते हैं किलोमीटर के हिसाब से। स्टार्टिंग के जो 18 रुपये तो होंगे, फिक्स होंगे। उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका प्राइस क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है। गुड ट्रांसपोर्ट टन के हिसाब से किलोमीटर देगा, कितना टन ऑफ यूज़ करते हो उसके हिसाब से किलोमीटर को चार्ज किया जाता है। होटल पर रूम पर डे के हिसाब से, एक रूम मिलेगा लेकिन एक दिन के लिए। हॉस्पिटल में क्या होता है पर बेड पर डे। कैंटीन पर आइटम पर मील। अरे तुम 10 रुपये का वड़ा पाव लोगे तो 10 रुपये दोगे ना, उसको क्या 14 रुपये तो नहीं दोगे, या कम तो नहीं दोगे ना। वाटर सप्लाई पर 1000 लीटर के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रिसिटी पर किलो वोल्ट, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, इसके हिसाब से। आप पीछे चाहे तो लाइट बिल पीछे करके चेक करके देख सकते हो, उसमें दिखा रहता है कितने पॉइंट्स बने, उसमें आप क्या देख सकते हो अच्छे से। अब ये देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट तो तुम्हें मालूम है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो चीज़ें रोड गाड़ी या हवा में किधर भी चल रही है वो हमारे ट्रांसपोर्ट हो गए। अब उस ट्रांसपोर्ट में अलग अलग खर्चा लगता है। हमारे ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले कर्मचारी, सफाई करने वाले कर्मचारी हो गए, साफ सुथरा करने वाले, बाद में गाड़ी चलाने वाले, अंदर अपना कंडक्टर हो गया है ये सब, और हमें टोल नाके हो गए, तो ये सब भी हमें इसमें चेक करना रहता है। मेंटेनेंस चार्ज हो गया, उसका रनिंग चार्ज कितना है, स्टैंडिंग का फिक्स चार्ज है क्या है, इंश्योरेंस हो गई, ये सब भी हमें उसमें देखना पड़ता है। ये कुछ इस तरीके का, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से हम करेंगे। फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या कि फिक्स है, हाँ ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज ही नहीं होता है उस साल या उस महीने के हिसाब से। रोड टैक्स फिक्स है कि इतना, अगर बड़ी गाड़ी रहेगी तो 40 रुपये, उस छोटी गाड़ी रहेगी तो जो भी 30 एग्जाम्पल ले रही हूँ, 40 रुपये 30 रुपये तो नहीं होता, ज़्यादा होता है वैसे भी। इंश्योरेंस फिक्स हो गया है,
ड्राइवर सैलरी हर महीने इतनी मिले, हाँ चलो 20,000 ही मिलेगी, चलो। कंडक्टर सैलरी भी फिक्स है, डेप्रिसिएशन उन्होंने फिक्स कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स है। गैराज रेंट, जो भी रेंट लेगा गैराज का, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे उसका भी रेंट हमें देना पड़ेगा, तो वो भी फिक्स है। वहाँ पे ऑफिस होता है, देखा ना, बसेस के बाहर एक ऑफिस बना हुआ रहता है, या रेलवे स्टेशन देख लो, टिकट काउंटर, ये सब जो ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका अलग से खर्चा। तो ये सब क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अब आ जाता है वेरिएबल, इसका हम टोटल कर देंगे, यहाँ पे लिख दोगे, इसका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल यहाँ पे, मतलब टोटल कितना हुआ वो किलोमीटर के हिसाब से कितना हुआ वो यहाँ पे। अब वेरिएबल रनिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन किस पे, जो रनिंग चीज़ें होती है ना उस पर डेप्रिसिएशन लगने पे। पेट्रोल कभी भी भाव ऊपर नीचे चलता है, ऑयल पे भी भाव कभी भी ऊपर नीचे चलता है हमेशा। रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस तो फिक्स तो हो नहीं सकता है। आज खाली टायर फटा है, कल कुछ गाड़ी ज़्यादा हो गई, फट गई, टूट गई, कुछ हुआ, तो जितना टायर का खर्चा उतना तो नहीं लगेगा ना, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। टायर एंड ट्यूब्स का अलग से खर्चा होता है। फिर इसका टोटल, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग, माइनस क्या करना है, इसको और इसको प्लस कर दोगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब कितना खर्चा लगता है पर एक गाड़ी चलाने के लिए हमें। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जो सीए कर रहे होंगे ना, जिसने सीए सीपीटी दिया होगा या आईपीसीसी दिया रहेगा, तो उन्होंने ये पढ़ा होगा है, आईपीसीसी में पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आया था उनके लिए, स्टार्टिंग में ही है, और ज़्यादातर तो यही लेसन पहले स्टार्टिंग में कराते, कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाते उसमें ये लेसन। यहाँ पे अभी और क्या आ गया, चलो होटल आ गया। अभी होटल के हिसाब से क्या क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ये देखो सेम वही फॉर्मेट वही होगा, फिक्स स्टैंडिंग और रनिंग मेंटेनेंस। फिक्स पर तुम्हें ध्यान रखना है, फिक्स क्या होता है, फिक्स क्या हो गया, रेंट, रिपेयरिंग, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन, सैलरी टू स्टाफ, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रनिंग क्या होगा, हर टाइम डॉक्टर का फीस अलग हो सकता है, फूड अलग हो सकता है, मेडिसिन अलग, लग्जरी अलग एंड हायर चार्जेस अलग, सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेशेंट डेज, उस दिन जितने भी पेशेंट आए रहेंगे उसके हिसाब से हमें कॉस्ट पर पर्सन के हिसाब से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टोटल क्या, फिर डिवाइड कर दो, हो गया सब। होटल चार्जेस सेम वही, होटल के हिसाब से क्या क्या होटल में फिक्स होते हैं, जब टोटल लिख दिया। यहाँ पे फिर उन्होंने क्या है, नंबर ऑफ रूम डेज कितने थे, कॉस्ट पर रूम डेज कितना है वो भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया अलग से। महान लोग हैं ना इसलिए लिख देते हैं। और कुछ इतना डिटेल क्या क्या किस में जाता है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, किस तरीके से करना है वो है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है फिक्स कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ गए, इसके नीचे कुछ आंसर्स दिए क्या देख लेते हैं। हाँ चलो आंसर्स दिए गए हैं तो कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ सकते हो आराम से इसको। अगर आपको ये टेक्स्ट बुक चाहिए ना, तो ये टेक्स्ट बुक मैंने भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डाउनलोड नहीं किया है, एक वेबसाइट है वहाँ जाके मैंने इसको फटाक से डाउनलोड कर दिया और फटाक से मिल जाता है, तो ज़्यादा बोला ना घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वेबसाइट ओपन किया, कोर्स में जाओ, कोर्स में जाते ही तुम्हें वो वेबसाइट मिल जाएंगे। यहाँ तक कि उस वेबसाइट में तुम्हें ये भी मिलेगा, क्या बोलते हैं अपने MCQ से, हर एक स्टैंडर्ड्स के MCQs डाले हैं वहाँ पे, TY, FY, SY सभी के MCQs हमने वहाँ पे डाले गए, तो वो भी देख सकते हो। पर अभी क्या जो कल का लेक्चर होता है MCOM पार्ट 1 का, उसका भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, वो भी आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। चलो इंटीग्रेट एंड नॉन इंटीग्रेट अकाउंट्स में आ जाए, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें इतना है नहीं। और होते देख रहे थे क्या है इसमें, कुछ जगह में अभी तक तो कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। पेरोल एंड वेजेस एनालिसिस बुक होता है एक तरह का। हाँ ये याद कर सकते हो इसमें आप लोग कि एंट्री ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, कि इसमें ना यही मेन है, इसके ऊपर ही पूरा तुम्हारा आगे के जो सम्स है ना, इसी के बेसिस पे तुम्हारे पूरे होने वाले। तो ये किस तरीके से करना है वो आप देख सकते हो। ये तो कैसा है कि इसी पे हम आगे के जो क्वेश्चन आ सकते तुम्हें, कि क्या बोलते हैं मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक हुआ तो क्या एंट्री होगा,
तो क्या लिखोगे, जनरल लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से। तो ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसको तुम्हें रट्टा मारा नहीं सकते तुम लोगों को अभी यार। ये इतने सारे 25 है टोटली। चलो इसमें तो इतना ही है। अभी आ जाते हैं हम डायरेक्टली, ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये लेसन आपको एक बार रीड करना पड़ेगा अच्छे, मतलब 2-3 बार रीड कर लो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। खाली आपको एक बार मालूम पड़ जाएगा कि किधर क्या मेन पॉइंट कुछ जा रहा है क्या नहीं। बाकी तो मेरे हिसाब से अभी तो कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ मेन पॉइंट है या ऐसा कुछ है। जैसे यहाँ पे दिया है कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट इज डेबिटेड विद द वेजेस पेड, बराबर होता है। वेजेस कभी भी हम वेजेस पेड के हिसाब से तो हम लिखेंगे, और वो भी हम डेबिट साइड ही लिखते, कहाँ से हम कभी क्रेडिट साइड लिखा है। नॉर्मल लॉजिकली चीज़ें हैं। हाँ ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो आप लोग, फटाफट मार्क कर लो ये एंट्रीज को। जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि परचेस मटेरियल परचेस और क्रेडिट हुआ तो क्या करने का, फॉर स्टॉक तो और जॉब्स के लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी सम्स लग रहे हैं, कुछ सम्स आ गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। नहीं, ये लेसन में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल वर्ड ही आपको समझ आएगा, मार्जिनल वर्ड होता ही क्या है, बराबर। मार्जिनल वर्ड आप बताओ मुझे क्या होता है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ मार्जिनल होता है क्या है, क्या होता है एग्जैक्टली मार्जिनल। चलो मैं बता देती हूँ। मार्जिनल वो होता है, एक लिमिट होती है ना, कि जैसे खाने, चलो वड़ा पाव खाने के लिए गए, तो मैं 1 वड़ा पाव, 2 वड़ा पाव, 3 खा लूँगी, 4 भी खा लूँगी, चलो खा रही हूँ, क्या करूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं ना, 4 खा लिया, 5 खा लिया। लेकिन जब मैं वो 6 एक तरह का एक पॉइंट पे जब जाके खाऊंगी ना, बस हो गया, तो क्या जाएगा, बस लिमिट हो गया। लेकिन वहाँ पे एक मार्जिन, एक मैंने पॉइंट बना दिया, बस इससे आगे मैं खाऊंगी नहीं, मैंने सोच लिया कि नहीं मैं 2 के आगे कुछ खाऊंगी नहीं, 3 के आगे कुछ खाऊंगी नहीं। वैसे ही इसमें हमारे एक क्या बोलते हैं, अकाउंट में भी एक कॉस्टिंग होता है, जहाँ पे मार्जिन में मालूम पड़ता है कि हम एनालिसिस करते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स कितने हैं, या फिर बोले तो प्रॉफिट एंड रेशियो कितना है, या मार्जिन हमारा क्या बोलते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी हमें मालूम पड़ता है। अब इसमें और क्या, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दो, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस द ओल्डेस्ट इन द वाइडर यूज सिस्टम से। और फिर ये देखो, द कॉस्टिंग द प्रिंसिपल वे बाय फिक्स एज वेल एज वेरिएबल कॉस्टिंग है, ये लाइन यहाँ से टिल द एक्टिविटी लेवल ऑफ, यहाँ तक अंडरलाइन कर दो, उसके कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग देखो जहाँ पे क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट पर चेंजेस इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय द वन ऑफ यूनिट। एक यूनिट भी बढ़ी या घटने पे हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग पे फर्क पड़ता है। मैंने लगा दिया कि मेरे को आज कुछ भी करके तुम्हारा एमकॉम पार्ट 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स है मेरे को कैसे भी करके क्या करना है, कंप्लीट करना है। ऐसा भी हो सकता है मैं एमकॉम पार्ट 1 के साथ साथ टीवाई का भी ले लेती हूँ कोई लेसन, तो मेरा क्या हो गया, बढ़ गया भाई, आज हुआ ही नहीं, आज मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट ही हुआ, दूसरा सब्जेक्ट्स में आई नहीं मैं, तो ये सब भी इफेक्ट करता है हमारे। देखो CIM में क्या बोलता है, द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज टू द कॉस्ट यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटर्न ऑफ इन द फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन। जो अकाउंटिंग सिस्टम में क्या बोलता है कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, क्यों आता है कि कॉस्ट यूनिट के हिसाब से, और अगर फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंजेस आ रहा है तो किसके हिसाब से, एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन एनालाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में होता है क्या, देखते हैं कि जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो ओवर वैल्यू कॉस्टेड हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट से हो जाए, या बोल सकते हैं कुछ फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट में हम कुछ एक्स्ट्रा ले लेते प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 तरीके फॉर्मूला से
कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची बोल, ये लेसन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहिए तो पूरा लेसन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि ये ना, इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूला से और कैसे एक एक लाइन्स के फटाफट सॉल्व करने वाले, इससे इसे माइनस किया, ख़त्म सम, इस तरीके के यहाँ पे लेसन इसमें ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको आप कर सकते हो अच्छे से फटाफट मार्क। ठीक है, क्या दिया है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ प्लस पी। एफ प्लस पी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट एंड द प्रॉफिट। ठीक है, फिर आ जाता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। तो इसमें तो कुछ हमने अभी देखेंगे क्या दिया है, इसका एक रेशियो एनालिसिस इसमें होता है। देखो अभी हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का मिला ना, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट इन प्रॉफिट, दो प्रॉफिट दिया उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट आ गया, सेल्स में कोई डिफरेंस आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो। या PV रेशियो कैसा होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 का लो, परसेंटेज रेशियो में फाइंड करना हो, या फिर 100% माइनस मार्जिनल कॉस्ट का जो परसेंटेज रहेगा वो कर लो, इस तरीके से भी कर सकते हो। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो। अभी हमने ऊपर देखा था ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इधर उधर की वैल्यू चेंज करने में कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला तो तुम्हारा वही बनने वाला है। अब आ जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट में हम एज द यूनिट के हिसाब से देखेंगे, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं। वाई अगर रुपीज़ के हिसाब से देखना होगा तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टीज, सेफ्टीज के हिसाब से क्या देखा जाता है, यहाँ पे जो भी हमें टोटल सेल्स हुआ रहेगा उसे इसमें ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर दो, मार्जिन ऑफ सेटिस्फाई मिल जाता है यहाँ पे हमें। दूसरा फॉर्मूला क्या है उसका, नेट प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो, और अगर परसेंटेज फाइंड करना हो तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल सेल इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभी सम्स दिए गए हैं, तो इस सम्स को यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखने का रहता है, सॉल्व करने का रहेगा। तो यहाँ पे अभी इसमें हम जो भी पॉइंट्स फार्मूला यूज़ किया ना, वो फार्मूलाज यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 6.5 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें लिखने का है। हाँ ये देखिए, हमें भी एग्जाम में ऐसे ही आपको शॉर्टकट में लिखना रहेगा फटाफट। सेलिंग प्राइस कितना है, लेस द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। PV रेशियो कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिला 10, सेलिंग प्राइस कितना था 20, डिवाइड किया 0 इंटू 0/5। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। PV रेशियो तुम्हें अभी मिला, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया है, ये देखो फिक्स कॉस्ट रुपीज इज 4 लाख, 4 लाख अपॉन 0.5 मिला 8 लाख। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब एक दूसरे से इन लोग का डिपेंडिंग है। तुम एक पॉइंट जहाँ पे मिस्टेक करोगे दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट लिखा, कंट्रीब्यूशन कितना था, ये रहा कंट्रीब्यूशन 10 से डिवाइड किया 40,000 आया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल फाइंड करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल फाइंड करना है, बजटेड आउटपुट माइनस ब्रेक इवन सेल। तो बजटिंग आउटपुट कितना मिला, यहाँ पे क्या ऊपर दिया है कि कितना बजटिंग आउटपुट, हाँ ये रहा बजटिंग आउटपुट कितना है 80,000 यूनिट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कितना मिला 40,000, माइनस करने में कितना आएगा 40,000। सेम इसको हमें अमाउंट लेट फाइंड करना है, तो इसको हम 40,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना था 20। इन्होंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10 क्यों लिखा है, कुछ अलग चेंजेस किया क्या देख लेते ऊपर कुछ, हाँ ये रहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, तो वही हमें लिखेंगे 20 रुपीज़ नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 4 लाख आ गया। ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे सभी सम आपको इसी फॉर्मेट में इसी स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे करना है। और कुछ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके आंसर आपको नीचे मार्क किया, तो फटाफट आप आंसर नीचे से कॉपी करो देख लो। लेकिन नीचे से कॉपी करने से पहले एक बार लेसन को रीड करोगे, खुद पहले आंसर चेक करोगे, तुमने जो आंसर मार्क कर रहे हो खुद के वापस रिपीट कर रही हो, खुद के चेक करो। उसके बाद नीचे आके चेक करोगे तुम्हारा जो आंसर तुमने जो टिक किया है वही आंसर तुम्हारा है क्या। अगर नहीं है तो वापस एक बार देखोगे, पढ़ोगे, फिर करोगे।
इसमें ये हो गया। अब आ जाते हैं हम, इसका नाम तो मैं याद रखने के लिए डिसीजन के हिसाब से मैंने इसको याद रखा है कि हाँ चलो कोई डिसीजन, डिसीजन क्या होता है, किसी चीज़ का हमें डिसीजन लेना हो। डिसीजन कभी भी हम उसको अलग अलग तरीके से ले सकते हैं कि उसका वे ऑफ बोलते ना, किसको क्या देख के हम सिचुएशन देख के या उसको हम उस तरीके से हम डिसीजन ले लिया, कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो फटाक से डिसीजन लेना रहता है। तो कभी भी डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन भी यहाँ पे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या हो गए, जो लॉन्ग टाइम के लिए डिसीजन ले लो, चलो लंबे समय के हिसाब से हमने अब आज ही डिसीजन ले लो। और शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए कुछ मैंने आज लिया, फटाफट ख़त्म किया, डिसीजन लिया, हो गया। किसी चीज़ पे डिसीजन ले लो तो समझो आज तुमने डिसीजन ले लिया कि मैं आज कुछ भी करके, शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, मैं आज कुछ भी करके जब तक मैं एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छे से एक एक लेसन्स वीडियो सुनूंगा देखूंगा और मैं आज पढ़ने वाला। ये आपने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या, अरे मेरे को बड़ा होकर ये बनना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज बनने वाले हो आप बड़े कोई टीचर, अच्छे से बनने वाले हो, PhD कुछ करना है आपको, टीचर बनने वाले हो, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, बराबर। आप वो सब स्टेप बाय स्टेप BA DED करते हुए M करते कुछ ना कुछ करोगे ना, या बिजनेसमैन बनना तो कुछ एक स्टेप सोचोगे। तो ये सब क्या हो जाता है लॉन्ग टर्म, मतलब तुम कुछ बनने के लिए आज ही डिसीजन ले लेना। और शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए उसी समय के लिए 1 साल के अंदर अंदर कोई डिसीजन तुमने ले लिया है। यहाँ पे भी कुछ सम्स दिए गए हैं, यहाँ पे सेल्स वही हमने जो भी किए थे ना, बस उसी के हिसाब से करना है। यहाँ पे वही तरीके से, ये देखिए प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B C के हिसाब से दिया है और सम्स यहाँ पे कर लेना है। तो कुछ ज़्यादा डीप में जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो तुम्हें समझ गया तो तुम ऑटोमेटिकली कोई भी सम्स उठा के कर लोगे। अभी सम्स में ज़्यादा डीपली जाऊंगी कुछ फ़ायदा नहीं है, बराबर ना। जो हमारे काम की चीज़ है वो हो जाए तो बस बात ही ख़त्म, उससे ज़्यादा हमें क्या है, किसको कुछ चाहिए ही नहीं। चलो इसमें लगता है कि ये लेसन और कुछ लग नहीं रहा मेरे को, सम्स तो हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ऑब्जेक्टिव्स के नीचे यहाँ पे तुम्हें आंसर्स इस बार नहीं दिए हैं। चलो अच्छी बात है, तुम लोग खुद कुछ तो करोगे। आप इस लोग के आंसर्स मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो इसके आंसर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या। अब आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वापस फॉर्मूला से पूरा भरपूर है, फुल ऑफ फॉर्मूला, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला है। इसको आप मार्क कर दो इम्पोर्टेंट, फटाफट इसको मार्क कर दो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है क्या है वो हम देख लेते पहले। यहाँ पे हम देखा जाता है कि जो हम सेलिंग करने वाले या टेक्नोलॉजी कर रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ों से हम उसको कंपेयर करते हैं, उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पे तुम्हें दिया देखो CIMA, ये ध्यान रखना, कभी भी CIMA वाला ही हमेशा देता है। क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड एक्सप्रेस इन द मनी। स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या होता है, पैसे के बारे में बताना। चलो इसके डायरेक्टली हम आ जाते हैं फॉर्मूलाज में, जो मेन है हमारे लिए ये रहा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो जब मैं वर्ड यूज़ करूँगी वो ध्यान रखना। यहाँ पे बोले MCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जितना मटेरियल यूज़ हुआ उसमें से जितना स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का यूज़ है उसमें से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ हो रहेगा, वो हम क्या कर देंगे, माइनस। मैंने अंदाज लगाया चलो 100 यूनिट आज यूज़ हो जाएगी, लेकिन हुई कितनी, सिर्फ 95, बची कितनी 5, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल क्या हो गया 5। प्राइस वेरिएबल से भी चेंजेस होता है। अब प्राइस वेरिएबल चेंजेस के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी भी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हमारी जो यूज़ होगी, ब्रैकेट करोगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसमें 4 पॉइंट है, ये हम जो करने वाले ना अभी, जितने भी क्वांटिटी प्राइस दो, एक स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
कितनी हम क्वांटिटी यूज़ करने वाले, कितनी यूज़ की, कितनी प्राइस है, कितनी हुई है। तो यहाँ पे प्राइस के लिए क्या करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब आ जाते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएबल। यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ किया था ना, और यहाँ पे कर लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। पहले एक्चुअल क्वांटिटी लिया, अब स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मिक्स वेरिएबल सब कुछ मिक्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस रिव्यू बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल वाइल्ड वेरिएबल स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब दिए हैं। मटेरियल ए का प्राइस बी, फिर मटेरियल बी का इतना, सेम है मटेरियल ए, नॉर्मल लॉसेस कितना हो रहा है, सब यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे तो तुम्हें इतना डीट्स में समझेगा नहीं, बहुत खिचड़ी लग रहा है। चलो ये देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मालूम पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सेकेंड हो गया हमारा फर्स्ट हो गया एक्चुअल, सेकेंड हो गया हमारा स्टैंडर्ड। ले लो यहाँ पे कुछ दिए और कुछ, ये हमारा एक्चुअली प्राइस, ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस दिया गया है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, चलो देखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, एक ही 105 लिखा है, 105। अब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 20, और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं अपना एक्चुअल प्राइस कितनी थी 20, दोनों को माइनस किया 0, आंसर क्या आ गया 0। कहाँ गया 0 हो गया। सेम बी का भी फाइंड करेंगे। अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव वैल्यू, अगर आता है अगर हमारा आंसर यहाँ पे जब भी पॉजिटिव आएगा तो उसके बाद नंबर के बाद हमें क्या लिखना है एफ। जब भी अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे एफ। और अगर हमारा आंसर कैलकुलेट करने पे नेगेटिव आता है, कैलकुलेट करने पे अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो लिखेंगे ए। ठीक है, से अभी कहते थे लेबल, पहले मटेरियल क्या हम लेबल करेंगे, इसके बाद हम वेजेस करेंगे, सब करेंगे एक एक करके। अभी हम यहाँ पे लेबल कॉस्ट वेरिएबल क्या दिया है, सेम वही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लेबल कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबल कॉस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है वही एक्चुअल आर, वहाँ पे हमने एक्चुअल अपना क्या बोलते क्वांटिटी यूज़ किया था, यहाँ पे एक्चुअल आर मेन है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, सब फॉर्मूला सेम है। जहाँ पे प्राइस था वहाँ पे हम रेट लिखेंगे, जहाँ पे क्वांटिटी था वहाँ पे हम आर्स लिखेंगे। पूरा फॉर्मूला सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। भाई यूज़ करने को आपको आना चाहिए, बस ये कॉस्ट जहाँ पे वेरिएबल्स लेबर्स ये सब वर्ड चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएबल के लिए भी फॉर्मूला सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फिक्स ओवरहेड के लिए भी सेम है, बस यहाँ पे हम एक्चुअल रेट एक्चुअल आउटपुट वर्ड यूज़ करते हैं। एक्चुअल रेट और एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी सेम फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला में चेंजेस नहीं। मतलब सिर्फ 5 फॉर्मूला याद करो और बाकी सब फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली याद। बस किसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो ध्यान रखना है। पॉजिटिव आया तो एफ, नेगेटिव आएगी वैल्यू मतलब माइनस में वैल्यू आती है तो ए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। आपने अगर ये चीज़ें ध्यान रख लिया तो आपका पूरा ये समझ के बहुत ईजीली आपका हो जाएगा। सेल्स वैल्यू भी सेम फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे रह गया बजटिंग कंट्रोल। हम जो बजट देखते हैं ना, बजट का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद एक बजट निकलता है कि इतना इतना खर्चा हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ, इतनी इनकम आई थी, ये आई थी, वो आई थी, इसमें से इनकम में मैंने इतना ये किया वो किया, वो सबको क्या बोला जाता है बजट।
बजट कि कभी भी हमें इसको करते या 3 साल में कर सकते हो या 1 साल में कर सकते हो, 6 महीने का भी बनता है या 1 महीने का भी बनता है, या तक कि वीकली का भी बजट हम बनाते हैं। तो देखो जैसे मेरे घर पे कैसा होता है कि जो भी मम्मा खर्चा पानी लिखती है ना, वो रोज का लिखती है, और जब महीना ख़त्म होता है ना, जिससे उसे टोटल करती है, हाँ पापा ने इतना दिए थे पैसा, उसमें से कितना का इतना खर्चा हो गया है, अब कितना बच गया, तो सेविंग जो होगी वो अलग रख दिया जाएगा, लेकिन मालूम तो पड़े कि हाँ कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, वैसे मालूम पड़ता है। जैसे तुम लोगों ने अगर देखा होगा, एवरी अपना जब 1 अप्रैल जब स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, उसके स्टार्टिंग में तुम्हें ना थोड़े दिन तक ना बजट निकलते हुए मिलता है, हाँ चलो बजट आया, तो वो इसी को बोलते हैं, इंडिया का बजट निकलता है ना, बस इसमें भी कंट्रोल करना पड़ता है। डेवलपिंग बजट है, कैसा बजट है, बजट का मतलब फर्स्ट स्टेज होता है कि वो मैन पावर प्लानिंग बराबर है कि नहीं, परचेस कैसा है, सेल्स प्रोडक्ट कैसा हो रहा है वहाँ पे। जैसे हम बजट बनाएंगे, चलो हमें स्टार्टिंग में इतना परचेस करना पड़ेगा, इतना सामान हम बेचना पड़ेगा, जब नई नई दुकान खोलते तभी की बात कर रही हूँ, कितने घंटे वर्कर्स को काम पे रखने का, कितने वर्कर्स होने चाहिए, कितना कैपिटल लगाना है, तो ये क्या हो गया बजटिंग, डेवलपिंग बजट। रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस हुआ रहेगा, हर एक वहाँ पे कितना लेबर्स काम कर रहे, खर्चा हो रहा है, कितने हम सैलरी में दे रही हूँ, क्या दे रही, तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्डेड कर देंगे। कंपैरिजन ऑफ बजटिंग एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस और हम बजटिंग के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा कम है, वो सब देखते हैं। करेक्टिव एक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरो बेसिस बजट का मतलब होता है जो भी हमारा रिव्यू ईच टाइम बजट को जो हम देखते हैं, उसमें एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंस इन द बजट इज फुल्ली जस्टिफाइड, तो जीरो बेसिस पे बन जाएगा, मतलब दोनों साइड क्या आ गया, जीरो बैलेंस में आ गया। कब से हुआ ये, 1960 के हिसाब, 1960 जब हुआ था तभी से हम ये चीज़ों को देखने लगे थे। यहाँ पे कुछ नहीं, पैकेजिंग, हाँ ये लाइन पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर दो फटाफट, कि जेबीबी वॉज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया था, कब कहाँ पे किया था, यूएसए में किया गया था, और इन द ईयर ऑफ 1969 से 70 के बीच में, ये वाला मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जेबीबी का मतलब हो गया जीरो बेस बजट, हमें पूछोगे मीन्स जेबीबी क्या होता है। परफॉर्मेंस बजट मतलब जो भी परफॉर्मिंग इनपुट कॉस्टिंग पे जो परफॉर्मेंस होता है एंड ऑफ द ईयर में, या जैसे मैंने बताया 3 साल 1 साल में रिजल्ट निकलता है। जैसे अभी गवर्नमेंट हो गए, इन लोग क्या करते हैं, हर 1 साल में अपना बजटिंग निकालते हैं। या स्कूल्स ले लो, हर साल अपना क्या निकालती है, बजटिंग निकालती है, कितना बच्चों को फीस आया, कितना बाकी है, क्या बाकी है अभी तक, कितने से लेने का है, क्या है नहीं, वो सब भी। हेल्थ ले लो, सोशल वेलफेयर ले लो, तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट देखा जाते हैं। फंक्शनली बजट जैसा काम होगा वैसा बजट निकाला जाएगा। जब कस्टमर ग्रुप वाइज ले लो, या मंथ वाइज ले लो, या हम क्या बोलते हैं कंट्री वाइज के हिसाब से, या कुछ प्रोडक्ट वाइज ले लो। तब जब मुझे आज टी का एक प्रोडक्ट बेचना है, तो मैंने सोच लिया कि आज मैं 40 प्रोडक्ट कैसे भी करके बेचूंगी, मैंने बेच लिया तो मेरा बजट अच्छा बन गया। नहीं बेच पाया तो मेरा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में सेल बजट में मैं देखूंगी, हाँ अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए, मैं कैसे करूंगी तो मेरा ज़्यादा सेल्स बिकेगा, उस तरीके से। प्रोडक्ट बजट भी वही होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट का हमने जो टारगेट बना के रखेंगे वो सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। मटेरियल परचेस बजट, हमें कितना मटेरियल परचेस करना है। जैसे रिसेंटली की बात, सबसे अच्छी रिसेंटली बात है, हमारे इंडिया में भी चल रहा है कोविड-19 चल रहा है। अभी तो कोविड-19 का कोविड-20 बोलूँगी मैं तो इसको, कि 2019 का तो चला गया, नया नया आया है, अभी 20 में भी आ गया है, तो ये तो मेरा हो गया कोविड-20 हो गया। अब तुम बताओ जो हमारे डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अब किस चीज़ के उन लोग मटेरियल का उनको यूज़ चाहिए, बराबर बोला उन्होंने, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनमें जो मेडिकल्स हो ज़रूरत है, तो उन लोग क्या चेक करेंगे कि कितना ऑक्सीजन बाकी है हमारे यहाँ पे, अभी कितने घंटे के लिए ऑक्सीजन बाकी है। जैसे तुमने रिसेंटली सुना होगा, दिल्ली में बोल रहा कि हाँ अभी 5 दिन का ही ऑक्सीजन बाकी है, महाराष्ट्र में बोला इतने दिन का ऑक्सीजन बाकी है, तो लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है वहाँ पे जाकर उनको कंपनी को बोलेंगे हमें इतने टन का क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
तो क्या उन्होंने रीऑर्डर किया, तो इसी को बोला था मटेरियल परचेसिंग बजट बनाना। कैश बजट, पैसा कितना लगाना है क्या नहीं उसके ऊपर। मास्टर बजट, ये सबसे मेन है कि हमने इसमें देखते हैं कि परचेज, सेल, प्रोडक्ट, मेन पावर, प्लानिंग कैसे हो रही क्या नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, या फिर इसमें कैपिटल में से दो तरीके से बांटा गया है। फिक्स बजट, फिक्स वो होता है जो पहले से हम फिक्स कर दे कि अकाउंटिंग इतना कॉस्टिंग में ये जाने वाला है, सेल्स इतने जाने वाला है क्या नहीं, उसमें हम फिक्स कर देते हैं उसमें। और फ्लेक्सिबल बजट में हम एक तरह का लेवल बना देते हैं, इतना इतना बना देंगे, 50% आज सेल, 60% या इतना यूनिट, आज 20,000 यूनिट हमने सेल करना है। कल हमने सोचा नहीं है आज 20 नहीं हुआ, 12 ही हुआ, चलो 15 का तो सेल करने की जरूरत करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसा। प्रिपेयरिंग ऑफ बजट, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें मालूम है हमने कितना खर्चा क्या नहीं किया। बजट सेंटर बनता है, बाद में बजटिंग पीरियड्स का भी बनता है, कितने टाइम के लिए हम कितने प्रिपरेशन बना रहे, क्या वो 1 साल का, 3 साल, या फिर 6 महीने, 1 महीने, या वीकली के हिसाब से हम बजटिंग वो बना रहे। ये सब पॉइंट ऊपर हो गए थे, प्रिंसिपल बजट फैक्टर्स। सेल कब होगा, जब स्टॉक डिमांड, कस्टमर डिमांड करेंगे तो ही हमारी सेल होगी। शॉर्टेज ऑफ सेल्स, सेल्स के ऊपर ही ये स्टाफ, सेल्स की स्टाफ हो गया। एडवर्टाइजमेंट अगर बराबर नहीं हो तो सेल्स में ऊपर नीचे हो सकता है। मटेरियल, अगर सप्लाई, डिमांड होगा तो ही सप्लाई होगा। और लेबर क्या है, शॉर्टेज ऑफ लेबर, अगर डिमांड ही नहीं है तो लेबर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आ जाते हैं हम कॉस्ट ऑडिट। ऑडिटिंग होता है क्या है, जो हमारे कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं ना, जो देखते हैं कि आपने आपके कंपनी का सब कुछ बराबर रखा है कि नहीं रखा है, कुछ इलीगल तो नहीं काम कर रहे हो, कुछ कॉस्ट में कुछ बोला झोल तो नहीं है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एक तरह का ICAI जो हमारे हैं ना, CA के जो ICAI होते हैं उनकी तरफ से उन्होंने ऑडिटिंग का बताया गया है कि ऑडिटिंग इज द डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जाम ऑफ डेट, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग एंड परफॉर्मेंस, फाइनेंस और अदरवाइज। वो चेक करता है कि तुम्हारा जो डेटा दिया गया है उसमें वो रिकॉर्ड बराबर है कि नहीं, जितना परचेस हो रहा है उतने में सेल्स बराबर हुआ कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो स्टॉक बराबर बाकी है कि नहीं, वो सब हमारे ऑडिटिंग देखते हैं। कंपलसरी ऑडिटिंग, कंपलसरी ऑडिटिंग ये कब से हमें इंट्रोडक्शन हुआ, कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से। और 1949 में जो पार्लियामेंट्री चार्टर अकाउंटिंग एक्ट के हिसाब से तो उन्होंने एक मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग अकाउंटिंग का जो प्रोफेशन होते हैं, बाकी जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल, उन्होंने यहाँ पे एक्ट किया था। तो जो ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, तो उन्होंने एक्ट किया था दिल्ली में। तो वहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और चार्टर अकाउंटेंट में, वहाँ पे एक ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोफेशनली कंट्रोलिंग डिसिप्लिन वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना हमेशा, कंपनी एक्ट 1956 और एक और चीज़ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग्स एक्ट 1959 के हिसाब से होता है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये ऑडिटर होता क्या है, जो भी ऑडिट करता है, जो भी पर्सन ऑडिट करता है उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। एक तरह का ले लो हमारा एग्जामिनर, जो देखते हैं ना बाद में हमने काम पेपर बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, वैसे तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कोई तो। और ये कब से होने लगा मैंने बता दिया अभी आपको, 1956 के हिसाब से एज पर द चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से ये होता है। कॉस्ट ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब भी क्या हो गया, वेरिफिकेशन करना। कॉस्ट ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग क्या होता है, किसी चीज़ का हमें वेरिफिकेशन करना। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को हम क्या कर देते हैं, उसको ऑडिट आएंगे, ऑडिटर जो होते हैं वो आएंगे, और हमारे यहाँ पे जितने भी जो कॉस्ट रिकॉर्डिंग्स होते हैं जो हमने एंट्रीज की होती हैं उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इफ इट इज ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्डेड, इट इज द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्डेड। और ये जो कॉस्ट ऑडिटिंग है उसको हम ऑडिट ऑफ इन्फेसिट भी बोले जाता है।
इसके कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि उसका एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वो सब बताया गया है। किसके हिसाब से होना चाहिए? कंपनी एक्ट अंडर द सेक्शन 209 सब सेक्शन 1 के हिसाब से, और वो भी कंडक्ट किसके होना चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग के विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड द वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1959 के हिसाब से होने चाहिए। अब जो क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग का क्या होना चाहिए? टू बी द कॉस्ट अकाउंटिंग विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड द वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 के हिसाब से होना चाहिए, या उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। इन दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, अगर होगा तो ही वो क्वालिफिकेट है कॉस्ट ऑडिटिंग करने के लिए, अगर नहीं होगा तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है। डिसक्वालीफाई, कौन ऑडिटिंग नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ द अंडर, मतलब इन लोग में कुछ कर सकते क्या क्या है, एक सेकेंड ना, हाँ कैन बोला मैंने, बराबर बोल रही हूँ। द पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंट और रीअपॉइंट, या वो अपॉइंट एक बार हो चुके रहेंगे तो वापस रीअपॉइंट नहीं होते हैं, ऐसा। जैसे यहाँ पे दिया कि वो अगर पहले से ही अपॉइंट है फाइनेंस ऑडिटिंग के लिए तो उसको हम ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं बना सकते, ऑफिस या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो उसको हम कॉस्ट ऑडिटर नहीं बना सकते हैं। द पर्सन हु इज द पार्टनर और हु इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या वो कंपनी का पार्टनर है या एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको भी हम क्या नहीं बना सकते हैं। द पर्सन हु इज इन डेप्ट ऑफ द कंपनी फॉर द अमाउंट एक्सेप्ट ₹1000 और हु हैज गिवन एनी गारंटी, किसी ने कंपनी को गारंटी दिया हुआ रहेगा तो वो भी नहीं बन सकता है हमारे कंपनी का ऑडिटर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कैसे होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके सेलेक्ट करते हैं, बाय द अप्रूव बाय द सेंटर गवर्नमेंट के उनकी तरफ से अप्रूवल होता है। सीरियल नंबर्स होता है कुछ अपने कॉस्ट ऑडिट, जो हमारे कॉस्ट ऑडिटर होते हैं उनको एक सीरियल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, किसके हिसाब से? सेक्शन 224 सब सेक्शन 1B के हिसाब से। कॉस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अब देखो ये रिपोर्ट किसके हिसाब से बनती है? द कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द 1968 के हिसाब से, कंपनी लॉ बोर्ड के हिसाब से, और द रिपोर्ट शुड बी सबमिट विद द कंपनी विद इन द 120 डे, उनको टाइम दिया जाता है 120 डे के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। कब से? और द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर कंप्लीट टेक अवेलेबल टू द ऑडिटर विद इन द 90 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 90 दिन दिया जाता है, 90 दिन के अंदर अंदर उनको सब कुछ फटाफट रिकॉर्डिंग ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक करना। ऑल द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड सिस्टम अदर नेसेसरी बुक्स पेपर दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रपोज द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग। ठीक है, ये सब उनका काम की चीज़ें कैसे, ये जो अभी आगे जाके आप जो भी ऑडिटिंग करोगे ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अच्छे से सीख लो। द कॉस्ट ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिटिंग मतलब होता है जो पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर से हिसाब से हम ऑडिटिंग करते हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसे से लेन देन के हिसाब से हम उसको ऑडिट किया जाता है। एनुअली एक रिपोर्ट बनते हैं, उसके हिसाब से हमें वो चेक करना पड़ता है। स्कोप एंड द फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग, क्या क्या स्कोप एंड फंक्शन है, किसके साथ चलना है? एक्ट 1965 सबसेक्शन 2091 सबसेक्शन डी के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया, टेक द स्टेप टू स्टडी द कॉस्ट स्ट्रक्चर बेसिस इंडस्ट्रीज सच एज कोल, शुगर, ड्रग्स, टायर्स, सीमेंट एक्सेट्रा, इन सब के हिसाब से प्राइस वाइज देखा जाता है। बेनिफिट्स क्या क्या होता है? इससे बेनिफिट हमें जो भी हमारे डिमांड है, सप्लाई कैसा है, कस्टमर्स को सेलिंग प्राइस बराबर है या नहीं, द सेल कैन नॉट चार्ज एनी प्राइस ही वांट और ही कैन, एक्स्ट्रा प्राइस वो चार्ज नहीं कर सकता है। जो भी नॉर्मल जैसे 5 रुपये की चीज़ तो 5 रुपये ही ले सकता है, 10 रुपये तो नहीं ले सकता उसके ऊपर, वैसा। द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी लाइक द शुगर, ड्रग, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ जो प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया रहेगा उसी हिसाब से वो चलना रहता है। उसके ऊपर तुम कुछ एक्स्ट्रा या प्राइस या लगा के आप बेच नहीं सकते हो। यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, द कॉपी ऑफ कॉस्ट यूनिट रिपोर्ट टू सेंड द कंज्यूम एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के पास कॉपी जाती है
उसके बाद सच अ प्राइस प्रैक्टिस ऑलरेडी रेगुलर बाय द MRTP एक्ट, मोनोपोली लिस्ट ट्रेड पॉलिसी, और बाकी जो हैंडीकैपली होते गवर्नमेंट्स इन द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे जो हमारे उनका जो कॉस्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर का कितना है, वो सब उसमें बताया है। शेयर होल्डर्स को भी बताना जरूरी है क्या ऑडिट रिपोर्ट निकली हुई है। ठीक है। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल, कंज्यूमर स्टोर, सैलरीज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स रिटेल मतलब क्वांटिटी वैल्यूज कितनी है, फिजिकल इन्वेंटरी बाय द फिक्स कॉस्ट एंड द फिक्स गुड्स एंड द वर्क इन प्रोग्रेस। अ प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटिंग। अब इसमें हमें कंपनी को देखना पड़ता है कि जो प्रॉपर बुक हुई है, जो रजिस्टर हम करा रहे हैं वो सब बराबर है कि नहीं, एक्सपेंस और इनकम हमारा जो है कि नहीं, असेट लायबिलिटी ऑफ कंपनी बराबर है कि नहीं, परचेज और सेल्स ऑफ कंपनी सब कुछ बराबर है कि नहीं, वो सब इसमें चेक किया जाता है। द कंपनी शाल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट द फर्स्ट ऑफ द सेंटर। जैसे ही कंपनी को ऑडिट की तरफ से रिपोर्ट मिल जाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और ये फॉर्मेट दिए हैं कि कॉस्ट ऑडिटिंग किस तरीके से होता है, वो पूरा फॉर्मेट पेपर दिया है। कॉस्ट ऑडिट के कुछ न कुछ रिपोर्टिंग रूल्स होते हैं, वो यहाँ पे दिए, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दिस रूल कैन बी कॉल्ड द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल 1996। दे शैल कम इन द फोर्स ऑफ डेट ऑफ दे पब्लिश इन द ऑफिस गजट। एक ऑफिस का बनता है, ऑफिसरी एक गजट बनता है जिसमें लिखा रहता है कि इसकी कंपनी का ये सब है, वो सब वहाँ पे। एक्ट क्या होता है? एक्ट मीन द कंपनी एक्ट 1956। कॉस्ट ऑडिटर का मतलब होता है अपॉइंटमेंट अंडर द सबसेक्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। फॉर्म क्या होता है? ऑडिट जो हमारे कॉस्ट के जो ऑडिटर आने वाले उनको एक फॉर्म रेडी बन के मिलता है। प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के बेसिस पे उन लोग क्या जाके आप चेक करने वाले हैं। शेड्यूल मतलब टाइमिंग, वो सब देखना, ये सब। एप्लीकेशन हमें देखना पड़ता है कि जो भी ऑडिट आ रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑर्डर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। टाइम लिमिट मैंने बता दिया 180 days होता है, ये जरूरी आता है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। और कॉस्ट रिपोर्ट बनने के बाद 90 दिन का भी टाइम मिलता है उनके पास, उसके अंदर भी लोग कर सकते हैं। और जैसे ही बन जाता है उसके बाद 30 दिन को कंपनी को मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करने के लिए। पेनल्टी, अगर कॉस्ट ऑडिटिंग का रूल 4 और रूल 5 अगर नहीं मानती तो उनको कुछ ना कुछ पेनल्टी बना दे, जैसे 500 रुपीज़ उनको चार्ज करना पड़ता है। सेविंग, जो भी सेविंग हमारे ऑडिटिंग में रिपोर्ट में होती हैं वो देखा जाता है, जैसे टाइम टू टाइम सेविंग देखना बराबर सब आना चाहिए। कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि किसी चीज़ की बोलो ना जानकारी या उसके ऊपर पूरा अंदर खोद के उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना, पूरा इन्वेस्टिगेट करना कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो हम कॉस्ट में भी पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग चार्ट होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेशन मॉडल होना चाहिए कि बराबर है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ जो हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट का वो बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे टोटली हमारे 8 लेसन थे, लेकिन जो जिस पार्ट में डिवाइड कैसे किया था इनको, कि इनके मैंने जैसे डिवाइड कर दिया था कि इनके सम्स और एक्सरसाइज, सम और एक्सरसाइज, इसलिए मैंने इसको 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेनली हमारे टेक्स्ट बुक में अभी 8 पार्ट में ही डिवाइड किया हुआ है और 80 लेसन से, और यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। हमारा अकाउंटिंग एमकॉम पार्ट 1 का एडवांस अकाउंटिंग बोल सकते हो, या एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको MCQ कहाँ मिलेगा, बराबर, जो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो रिसेंटली अभी MCQ ऑफ एमकॉम पार्ट 1 और एमकॉम पार्ट 2 के हमारे वेबसाइट में हम लोग ने डाला क्यों कहाँ मिलेगा, बराबर, जो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो रिसेंटली अभी MCQ ऑफ एमकॉम पार्ट 1 और एमकॉम पार्ट 2 के हमारे वेबसाइट में हम लोग ने डाल चुके हैं। और एक और है यूट्यूब चैनल विशाल मॉडल, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि उन्होंने पूरा बताया कि एमकॉम पार्ट 1 और एमकॉम पार्ट 2 के कहाँ पे कौन सी वेबसाइट में, प्लस
कैसे आप उसको एनरोल कर सकते हो, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है, कैसे करने पे आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें प्लस इस बार उसमें हमने एमकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए और ये मोर देन 20 क्वेश्चन हमने हर सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड किए गए और धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। और थोड़े ही दिन में, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको दोनों ही अकाउंट्स के जो पीडीएफ मैंने रेडी कर दिया है, मेरे खुद के नोट्स जो इम्पोर्टेंस है सम्स के रिलेटिव, मैं आपको थ्योरी नहीं बोल रही हूँ, सम से रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जैसे कैसे सम सॉल्व करना है, बड़े सम्स हो छोटे सम्स हो फॉर्मेट सेम होते हैं, उसको कैसे करने का है वो भी मैंने उसमें बता दिया है, वो भी मैं आपको थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँगी कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से, बाकी डिटेल आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स से सभी फ्रेंड्स को सभी को शेयर करो, उनको बताओ कि ऐसा चैनल हमारे यहाँ पे है और हम फुल आपकी मदद कर रहे हैं कि हाँ जितना हो सके, जैसे हो सके आपको क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लेक्चर्स, क्योंकि ये भी सबके स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, तो जितनी हो सके हम उतनी आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप इतना तो कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, मुझे भी मोटिवेट मिलता है आगे और भी लेक्चर्स बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जो एक लेक्चर गया था कुछ 3000+ व्यूज़ हो गए, तो उसके बाद मेरे को और मोटिवेट मिला कि हाँ चलो मैं और बनाती हूँ, क्योंकि इनको ज़रूरत है, आप लोगों को जब ज़रूरत होगी तो ही हम उसको कर सकते हैं। और प्लस उस चैनल्स की वजह से, उस वीडियो की वजह से मेरा 150 सब्सक्राइबर्स उसकी वजह से मेरे बढ़ गए थे। तो ये चाहती हूँ इस बार ये कुछ भी करके मुझे इस मंथ के अंदर कैसे भी 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आप सब मुझे सपोर्ट करो। और थैंक यू, आपने मेरा ये लेक्चर देखा, इतनी देर तक मेरे लिए वेट करते हो आप मेरा लेक्चर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं और भी आगे के जो हमारे अभी ये अकाउंट्स के 2 हो गए हैं, अभी मैं 2 पहले अपने जो मैनेजमेंट या इकोनॉमी के जो भी अदर कोर्सेज के हमारे हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद फिर मैं 2 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है हमारे, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स बोलते हो, दोनों के लिए वो मैं लास्ट में इसके बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ बने रहिए, मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, स्टे होम, बाय।